चलिए साथियों, तो अब कुछ एक प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन पर थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न था, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। तो इस प्रश्न में आप देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत क्या हैं। तो जैसे कोई हमें ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे ताम्रपत्र वगैरह या शिलालेख वगैरह, वो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। या जो कुछ रचनाएं रची गई है ना, तो वे रचनाएं इतिहास के साक्ष्य के रूप में आती हैं। जैसे आप देखते हैं कि 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता, कालिदास हजारा, भक्तमाल, ये सब रचनाएं जो हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत के, इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत के रूप में गिने जाते हैं। तो आइए प्रश्न पर सटीक आंसर के विचार करते हैं। नंबर 1 क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के निम्न स्रोत माने जाते हैं या निम्न स्रोत हैं। नंबर 1, रचनाकारों की रचनाएं। जैसे मैंने क्या बताया, कालिदास हजारा बताया, और 252 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल है, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो रचनाकारों की रचनाएं हो गई। दूसरी चीज़ है रचनाओं के परिचयात्मक ग्रंथ, कि विभिन्न रचनाओं को लेकर के कुछ परिचयात्मक ग्रंथ रचे गए, अर्थात जिनमें उनका केवल परिचय मात्र दिया गया, तो उन ग्रंथों को भी इतिहास के स्रोत माना जाता है। शिलालेख, वंशावली एवं राज प्रशस्तियाँ आदि। तो जैसे किसी राजा ने अपने शिलालेख लिखवाए और किसी राजा ने अपनी प्रशस्तियाँ लिखवाईं, और जो वंशावलियाँ लिखवाई गई वह क्या हैं, इतिहास के स्रोत माने जाते हैं, साहित्य के इतिहास के स्रोत के रूप में ग्रंथ माने जाते हैं। अगला है साहित्य ग्रंथों की टीका या आलोचनात्मक ग्रंथ। तो जैसे साहित्य ग्रंथ लिखा गया, फिर उसकी आलोचना की गई, या समालोचक जो ग्रंथ लिखे गए या टीकाएं जो की गई, उन्हें भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। बाह्यांतर परिस्थितियों को प्रभावित करने वाली अन्य सामग्री, अर्थात जो कुछ अन्य सामग्री है वह जो इतिहास को प्रभावित करती है, वह सामग्री भी इतिहास ग्रंथ के प्रमुख स्रोत के रूप में ली जाती है, या इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में ली जाती है, इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत के रूप में ली जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न दूसरा था, प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। किसके? प्रवृत्तियों के आधार पे। प्रवृत्ति का मतलब है कि जैसे किसी काव्य में ज़्यादा शोक की बात है, वीर की बात है, या अध्यात्म की बात है, तो इस प्रकार हम प्रवृत्ति विशेष की बात कहते हैं। तो प्रवृत्तियों के आधार पे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, तो आप देखते हैं आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल नाम दिया जाता है, फिर मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल, जिसके प्रारंभिक भाग को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और अंतिम भाग को रीतकाल कहा जाता है, और उसके बाद आता है आधुनिक काल, है ना। तो इस प्रकार 3 भागों में बांटा जाता है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो क्या है, आदिकाल जिसे कि वीरगाथा काल नाम दिया जाता है, उपयुक्त नाम क्या है, आदिकाल है, लेकिन उसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये प्रवृत्ति के आधार पे है। प्रवृत्ति क्या है कि इस समय जो भी ग्रंथ रचे गए उसमें राजाओं की वीरता का वर्णन ज़्यादा था, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। और इसकी समय सीमा आप देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, रचना प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, इसमें उन्होंने 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक के समय को क्या माना है, 1375 तक के विक्रमी संवत तक के समय को उन्होंने आदिकाल वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया है, या उसे वीरगाथा काल नाम दिया जाता है। फिर कहते हैं मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया। प्रारंभिक समय को भक्तिकाल, भक्तिकाल की समय सीमा जो 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक है, और जो उसके बाद का काल है जिसे उत्तर काल कहते हैं, या उसे प्रवृत्ति के आधार पर रीतकाल कहा जाता है, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 ईस्वी तक 1900 तक मानी जाती है, उसे हम रीतकाल कहते हैं। क्योंकि इस समय एक विशेष प्रकार की रीत को अपना करके काव्य ग्रंथों की रचना की गई, इसलिए इसे रीतकाल कहा जाता है ना।
और बाद का जो समय है जो विक्रमी संवत 1900 से अब तक का समय है। अब का मतलब कि जिस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ का निर्माण कर रहे थे उस समय की बात की जाती है। तो उन्होंने उस काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है या उसे गद्य काल के नाम से पुकारा था, क्योंकि उस समय गद्य की प्रधानता हो चली थी काव्य की अपेक्षा, इसलिए उस काल को गद्य काल के नाम से पुकारा गया। क्योंकि गद्य की रचना करना एक प्रकार की रीति हो गई थी, इसलिए उसे गद्य काल के नाम से जाना गया। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो विभिन्न साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, मिश्र बंधु हैं, है ना, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो विभिन्न इतिहासकारों ने विभाजित किया, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या किया है, हिंदी साहित्य के 1100 वर्षों के इतिहास को क्या किया है, विभिन्न खंडों में विभक्त किया है, जिसकी चर्चा पर चर्चा इस प्रकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में विभक्त किया है। प्रथम कालखंड आदिकाल जिसे नाम दिया गया और वह 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक मानते हैं, और पूर्व मध्यकाल जिसे 1400 से 1650 ईस्वी तक माना गया, और उत्तर मध्यकाल जिसे 1650 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो 1850 से आज तक मतलब जब वे इतिहास ग्रंथ लिख रहे हैं तब तक की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में क्या कहा गया, 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी तक, फिर 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक, जिसे क्या कहा गया, उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा। फिर उत्तर मध्यकाल का 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और जो आधुनिक काल के नाम बताइए तो उन्होंने क्या कहा कि 1850 ईस्वी से लेकर तक अब तक, अर्थात जिस समय वे काव्य ग्रंथ की, इतिहास ग्रंथ की अपनी रचना कर रहे थे। ठीक, अगला बात करें वीरगाथा काल नाम से। वीरगाथा काल के अन्य नाम क्या क्या हैं? वीरगाथा काल को अन्य किन किन नामों से जाना गया, ये क्वेश्चन कई बार हम समझा चुके हैं। तो वीरगाथा काल को किन किन नामों से जाना गया है? वीरगाथा काल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि किसी ने बीजबपन काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने चारण काल कहा, है ना। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न विद्वानों ने नाम दिया। ये देखते हैं किसने क्या कहा है। तो बीजबपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं उसे बीजबपन काल के नाम से पुकारते हैं। किसको? आदिकाल को, वीरगाथा काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, इसमें उन्होंने इसको वीरगाथा काल नाम दिया था। और राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत युग कहा है या काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल के नाम से संबोधित किया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल नाम दिया। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया नाम है वही सर्वमान्य है या सर्वसम्मत से इस नाम को स्वीकार किया गया है। और इसकी समय सीमा विक्रमी संवत अगर हम करें देखें तो 1050 से 1375 तक, या ईस्वी सन में बात करें तो 993 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का जो समय है उसे ही क्या माना जाता है, इसकी समय सीमा को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो आदिकाल का मतलब, आदिकाल, पहली बात तो आदिकाल नाम से हम क्या समझते हैं, अर्थात प्रारंभिक काल। वह काल जिस समय काव्य भाषा का विकास हो रहा था, ऐतिहासिक ग्रंथों का निर्माण हो रहा था, उस काल को आदिकाल कहा जाता है, जब शुरुआत हो रही है। और प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रवृत्तियाँ आदिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या क्या है, तो सबसे पहली बात है इसमें वीरगाथा काल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं। प्रमुख क्या क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर जो भी ग्रंथ रचे गए उसमें कौन से ग्रंथ हैं, तो रासो साहित्य का निर्माण किया गया इस समय, है ना। रासो का मतलब क्या है? एक प्रकार से जिसमें हम ऐसी रचनाएं करते हैं जो
जिसमें आनंददायक कुछ बातें होती हैं उसे रास कहा जाता है, तो उसे रासो साहित्य की बात कही गई। और इसी समय सिद्ध साहित्य भी रचा गया, क्योंकि माना गया जो 84 सिद्ध हुए उन सिद्धों ने जिस भाषा में या जिस लोक भाषा में अपने काव्य की रचना की उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। और उसी के बाद चूँकि नाथ हुए और नाथों ने भी लोक भाषा में जिस साहित्य की रचना की उसे नाथ साहित्य कहा गया। और इसी समय जैन कवि हुए, जैन कवियों ने अपने समाज को संबोधित करने के लिए जो रचनाएं की उस साहित्य को जैन साहित्य कहा गया। और फिर जो उस समय जो सूफी कवि हुए है ना, या अमीर खुसरो तथा विद्यापति जो हुए, उन्होंने लोक भाषा में जिस साहित्य की रचना की उसे लौकिक साहित्य के नाम से जाना गया। इन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य ही संपूर्ण आदिकाल में देखा जा सकता, अर्थात ये सभी जो ग्रंथ हैं यह आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में लिया जाता है। जिन ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उन ग्रंथों के नाम लिखे। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रारंभिक समय है उस समय को वीर गाथा काल नाम देने के लिए उन्होंने 12 ग्रंथों का सहारा लिया था और 12 ग्रंथों को प्रमाण रूप में दिया, बताया कि ये जो ग्रंथ हैं इन्हीं के आधार पे हमने इस समय को क्या है वीर गाथा काल नाम दिया है। तो उसमें कौन कौन से ग्रंथ हैं आप चलो देख लेते हैं। क्या कहा गया है इसमें, बताया गया कि खुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, इसमें 4 ही ग्रंथ बताए गए हैं, लेकिन 4 ग्रंथ नहीं थे, इसमें और भी ग्रंथ हैं। आप इसमें विद्यापति की पदावली जोड़ सकते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ जोड़ सकते हैं, और इसमें जोड़ते हैं 252 नहीं, और इसमें कौन कौन से हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपदा का ये रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त 1-2 रचनाएं हैं जिन्हें क्या काम माना जाता है आदिकाल के, इन्होंने वीरगाथा काल नाम के लिए प्रमाणिक ग्रंथों की रचना माना था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या कहा गया कि नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। नाथ कौन थे आप जानते हैं, सिद्ध जो थे, सिद्धों में जब वाम मार्गी प्रवृत्ति आ गई, उन्होंने मुख मैथुन मुद्रा का मार्ग अपना लिया, तो जो एक प्रकार की परंपरा थी सिद्धों की, वो परंपरा छीड़ होती गई और उसी का विरोध करने के लिए उनके ही बाद के जो साहित्यकार हुए जो नाथ कहलाए, और उन्होंने हठ योग साधना प्रणाली को अपनाया और वे नाथ कहलाए। तो नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वे हठ योग साधना प्रणाली को महत्व देते थे, नारी साहचर्य का विरोध करते थे, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना में लीन रहते थे और अपभ्रंश भाषा में रचनाएं सृजित किया करते थे। इस प्रकार जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य की ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और उन्होंने इंद्रिय ज्ञान, गुरु महिमा को क्या महत्व दिया था। नाथों की अगर हम बात करें तो सबसे जो पुराने नाथ हैं उन्हें आदिनाथ महर्षियों को माना जाता है। गोरखनाथ हैं, मसेंद्र नाथ हैं, चरपट नाथ हैं, जलंधर नाथ हैं। तो ये नाथ माने गए, नाथों की संख्या 9 मानी गई है साथियों। ठीक, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो सिद्ध साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो इसमें क्या है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार सिद्ध साहित्य के साहित्यकारों के द्वारा किया गया, अर्थात सिद्धों के द्वारा किया गया। परंपरागत रूढ़ियों तथा बाह्य आडंबर का विरोध किया था सिद्धों ने। ज्ञान का उपदेश देना ही प्रमुख इनका ध्येय था और जनभाषा तथा शैली में ग्रंथों की रचना करना। चूँकि इससे पहले जो साहित्य रचा जा रहा था, संस्कृत में साहित्य की रचना होती थी, जो कि समाज से कटता हो जा रहा था, इसलिए इन सिद्धों ने जनभाषा में साहित्य की रचना करके जन की लोकप्रियता प्राप्त की थी। लेकिन जब इनमें वाम मार्गी प्रवृत्ति आ गई, तब ये क्या होने लगे, समाज से इनका मान सम्मान घटने लगा और ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए।
और भोट प्रदेश की ओर ये भाग गए अर्थात चले गए। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है साथियों।